होगा हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। यार एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अब जरा मेरी बातों को गौर से समझें। जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं तो आपको ध्यान होगा हम उसके नेचर के बारे में बताते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे इंसान का नेचर। इतने दिनों में आप ये समझ गए होंगे कि हम कब क्या बोलेंगे और कब क्या कहेंगे, और ये बात आप सबके लिए समझ गए होंगे जो भी टीचर आपको पढ़ा। उसी तरह मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल का भी अपना सेट ऑफ पैटर्न है, वो दो चार चीजें ही करता है, रिएक्शन हजारों करेगा। जैसे हम पढ़ा तो पूरा सिलेबस हम हजारों चीजें पढ़ा रहे हैं, मगर गौर से देखो सेट ऑफ पैटर्न वही होगा, मतलब एक ही स्टाइल होगी पढ़ाने की। बार बार एक ही तरह से आपको मोटिवेट करते होंगे, बार बार आपको बातें बताते होंगे, कॉन्सेप्ट नए नए बताते होंगे, मगर एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, मतलब एक स्टाइल होती है ना। मेरी स्टाइल एक है कि हाँ तुम समझ गए सर्वेश सर ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो सेट ऑफ पैटर्न। उसी तरह मॉलिक्यूल का नेचर भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। वो एक या दो ही प्रॉपर्टी से अपनी हजारों रिएक्शन करता है, कोई उसके पास 10-12 प्रॉपर्टी नहीं होती है। मॉलिक्यूल आपकी तरह टैलेंटेड थोड़ी ना है, जैसे आपके पास क्वालिटियों का भंडार है आपके पास ना पढ़ने के भी बहाने हैं, पेपर ना देने के बहाने है और सेलेक्ट होने के बहाने। ये तो मजाक था, ठीक है ना। आपके पास क्या है, क्वालिटीज बहुत है। क्यों? आप देखो फिजिक्स भी जानते हो, केमिस्ट्री भी जानते हो, बायो भी जानते हो, कंप्यूटर भी जानते हो, ठीक है, पबजी खेलना भी जानते हो, इतनी सारी चीजें जानते हो। इसका मतलब टैलेंट है ना तुम्हारे पास। बेचारा इतना टैलेंट तो मॉलिक्यूल के पास भी नहीं है, उसके पास 2 ही 3 प्रॉपर्टी होती हैं जिससे अपनी जिंदगी गुजार देता है। कौन सी? जरा देखो। तो मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है कि सबसे पहले पढ़ने से पहले आप क्या करो, मॉलिक्यूल के नेचर को पकड़ो कि मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है। तो यदि हम मॉलिक्यूल के नेचर को पकड़ें तो हमारे पास ये एमीन है, ऐसे। जनरली हम लोग प्राइमरी एमीन की ही बातें करते हैं। तो प्राइमरी एमीन के पास सबसे पहले क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये है। ये हाइड्रोजन होता कैसा है तो देखो इसके बारे में बताते हैं। वेरी वीक एक्टिव, एसिडिक नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन, बहुत ही वीक एक्टिव होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन बहुत एक्टिव होता है, मगर नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन बहुत ही वीक एक्टिव होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, किससे किससे रिएक्शन करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तब ऐसा होगा, RMGX डालोगे तब ऐसा होगा, स्ट्रॉन्ग मेटल डालोगे तब रिएक्शन करेगा। नॉर्मल से रिएक्शन नहीं करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है। ये देखो इनसे रिएक्शन करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग RMGX से तो कर लेता है मगर बहुत स्लो रिएक्शन, और बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल डालना पड़ेगा तब रिएक्शन करेगा। जबकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन किसी भी मेटल से रिएक्शन कर लेता था, किसी भी तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक डाल दो, किसी भी तरह का बेस डाल दो, मेटल हाइड्राइड डाल दो, कुछ भी डाल दो हो जाता। यहां थोड़ा टफ। इसके पास एक तो हाइड्रोजन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा है ये लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर होने की वजह से ये क्या है, ये देखो एक मिनट यार, ये क्या बना है, लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से इसके पास 2 नेचर आ जाते हैं, एक बेस और एक न्यूक्लियोफाइल। ये देखो एक कैसा आ जाता है बेस और एक कैसा आ जाता है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर होने की वजह से इसके पास 2 नेचर आ जाते हैं, बेस और न्यूक्लियोफाइल, और मेनली इसी की रिएक्शन वो शो कर पाता है और कुछ बेचारा कर ही नहीं पाता है। तो ध्यान रखना, मेजर रिएक्शन, मेन रिएक्शन इसी प्रॉपर्टी की है।
मेन रिएक्शन क्या है, इसी की है मेन रिएक्शन, ये देखो, और इसके पास कुछ नहीं है। NH2 पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप है, OH से भी ज्यादा पुअर है NH2, तो NH2 लीव होके सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाता है। तो NH2 के पास क्या होता है, सिर्फ इतना सा करेक्टर होता है यार, एक बेस, एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर और एक हाइड्रोजन, एक बेस, एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर, एक हाइड्रोजन, बस इन्हीं से रिएक्शन करता है। और मेन करेक्टर ये है, हाइड्रोजन वाली रिएक्शन भी बहुत कम होती है, ना के बराबर। इसका मतलब इसके पास कुछ है ही नहीं रिएक्शन करने को। मगर देखना रिएक्शन अभी कितनी सारी पढ़ाऊंगा, मगर आप समझो इसके पास सिर्फ इतना सा नेचर है, या तो वो बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल। और बेस की तरह काम करना है या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना है, एक मिनट बच्चों, हाँ, बेस की तरह काम करना है या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना है, ये बात तो आप देख के ही पकड़ लेते हो। बेस की तरह कब काम करता है, जब एसिडिक हाइड्रोजन गिरे, या फिर एक्टिव हाइड्रोजन गिरे, या फिर लुईस एसिड गिरे, तब वो बेस की तरह काम करेगा। नहीं तो रेस्ट ऑफ सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल, रेस्ट ऑफ सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल, बस। इसका मतलब प्राइमरी अमीन के पास कुछ है नहीं यार, सिर्फ एक ही करेक्टर है, लोन पेयर। उस अपने लोन पेयर से ही सब कुछ करेगा, इससे इजी क्या हो सकता है। रिएक्शन पे मत जाना कितनी हजार रिएक्शन करेंगे, बात यह है कि उसके पास है क्या रिएक्शन करने को, सिर्फ लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से कभी बेस की तरह काम करेगा, कभी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और बस हाइड्रोजन, और कुछ नहीं है। अब हम रिएक्शन पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए क्या है उसके पास। तो जरा देखो, सबसे पहले उठाते हैं कि कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एमीन। देखो, हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन बताते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एमीन है, अब आप इसमें एसिड डाल दो तो क्या होगा, ओ एक मिनट, एसिड डाल देंगे तो यार ये हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन कहाँ हुई, हम तो हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं यार दोस्त। तो चलो हाइड्रोजन एटम वाली बताते हैं। तो जरा देखो, ओ ये हमारे पास एमीन है ऐसे, अब इसमें मैंने डाल दिया सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, तो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा तो वो इस तरह का सॉल्ट बना देगा, और क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस। कैसे, आप जानते हो सोडियम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, और कुछ थोड़ी आता है उसको, वो तो बस जैसे ही कहीं देखा इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, बाकी तुम लोग संभालो। मेटल का काम एक ही है, कहीं देखा इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, बाकी तुम संभालो। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन फेंक देता है तो क्या होता है, एमीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है ऐसे, और ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या बन गया, इस तरह से बन गया, और साथ में क्या जनरेट कर दिया, फ्री रेडिकल। अब बच्चों इसी तरह के दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होके क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, और साथ में बना देंगे ये सब है। और यदि कहीं RMGX से रिएक्शन करा दें तो जरा देखो, रिएक्शन विद RMGX तो क्या होगा, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, RMGX लिखा, RMGX लिखा ऐसे, तो क्या होगा भाई, ये एक्टिव हाइड्रोजन है ना, तो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ RMGX क्या करता है, एल्केन बना देता है, और इसके साथ क्या करेगा, ये बना देगा इस तरह का सॉल्ट। यहां पर भी क्या करेगा, एल्केन बना देगा, इसके साथ क्या करेगा, इस तरह का सॉल्ट बनाएगा। अब जरा टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन कराओ RMGX की, तो क्या बच्चों RMGX की रिएक्शन टर्सरी एमीन से हो पाएगी, क्या टर्सरी एमीन के पास हाइड्रोजन है, नहीं, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, नहीं, क्यों, सॉरी बच्चों, ठीक है ना।
जरा देखो, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है आरएमजीएक्स? नहीं, क्योंकि पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो ना तो हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन कैसे होगा, और ना उसके पास कोई न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक नेचर तब अटैक करेगा ना जब लिविंग ग्रुप हो। यहां लिविंग ग्रुप ही नहीं है, एमीन के पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब नो रिएक्शन। तो टर्सरी एमीन से आरएमजीएक्स रिएक्शन नहीं करेगा, प्राइमरी से करेगा, सेकेंडरी से करेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी से करके क्या बनाएगा? एल्केन। क्यों बनाएगा? क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसे है? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से ये एल्केन बनाएंगे एसिड बेस रिएक्शन करके, मगर टर्सरी अमीन कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि टर्सरी अमीन के पास किसी भी तरह का हाइड्रोजन नहीं है। और जब किसी भी तरह का हाइड्रोजन नहीं है तो आरएमजीएक्स बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। तो आरएमजीएक्स के पास दो नेचर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने जाएगा, मगर दोस्त जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने जाएगा तो लिविंग ग्रुप भी नहीं है, तो ना तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है ना बेस की तरह अटैक कर सकता है। तो वो मना कर देगा कि भैया हम कोई रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ना तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है ना तुम्हारे पास लिविंग ग्रुप है, तो हम कैसे रिएक्शन करें? मना कर दिया, नो रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब जरा देखो यार, ये तो हाइड्रोजन की रिएक्शन थी। अब रिएक्शन विद एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन ऑफ एमीन। अब एसिड बेस रिएक्शन देखो, तो यार एसिड बेस रिएक्शन कैसे करोगे? जरा देखिए, आप सभी को पता है एमीन क्या होता है? बेस होता है। अब यदि किसी ने HCl मारा तो आप क्या करोगे? जरा बताओ, यदि किसी ने HCl मारा तो क्या करोगे? भैया एसिड बेस रिएक्शन होगी, वो एसिड है ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हुई, सॉल्ट बन गया। ये देखो, यदि किसी ने H2SO4 मारा तो हमें क्या करना चाहिए? अरे भैया तुम H2SO4 मारोगे तो एसिड बेस रिएक्शन कर देंगे, और क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि ये बेस है वो एसिड है। इस तरह से ये देखो, क्योंकि ये क्या है? बेस, और ये क्या है? एसिड, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन ले लेगा, और प्रोटॉन लेके कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भैया जब कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैटायन और एनायन को अलग अलग लिखने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कैटायन और एनायन को चिपका के लिखा जाता है, मतलब इस तरह से है, तो इस तरह से आ जाएगा, कैटायन और एनायन को चिपका के लिख दोगे। तो एसिड बेस रिएक्शन ऐसे करता है। इसी तरह से ये देखो, लुईस एसिड से भी रिएक्शन करता है, ये देखिए BF3। अब इसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा? अटैक मारेगा, वैकेंट ऑर्बिटल है, इस तरह का आ गया। एक मिनट प्यारे बच्चों, इस तरह से ये क्या हुआ? अडक्ट बन गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। तो एसिड बेस रिएक्शन के ये एग्जांपल है इसके पास। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे दोस्त सारी रिएक्शन किस बात की होंगी? न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होंगी। मैक्सिमम रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक नेचर किसकी? एमीन की। एमीन की मैक्सिमम रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की है। तो अब जरा हम उसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर पे चलते हैं, तो गौर से देखो, न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ एमीन। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक नेचर की रिएक्शन जो है वो कैसे होंगी उस पर जरा ध्यान। जैसे ये हमारे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक, मैकेनिज्म बता, और उस पर तुमने एमीन का अटैक करा दिया ऐसे, तो एमीन जो होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आप, हो सकता है कि आपको कोई रेजेंट लेना पड़े जो रिएक्टिविटी बढ़ाए, और हो सकता है ना लेना पड़े। अब बताओ इसमें पोलैरिटी कैसी होगी? ये प्लस ये माइनस। अब इनमें एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? कार्बोनाइल ग्रुप है, वो कोई बेस थोड़ी होता है। तो जब एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा ऐसे, और ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा। तो ये मेरे दोस्त ऐसे आ जाएगा, इस तरह।
ये देखो, अब जरा देखो, एक ही मॉलिक्यूल में दो कंडीशन, O पर निगेटिव आने की वजह से ये बेसिक नेचर हो गया और इस पर पॉजिटिव आने की वजह से ये एसिडिक नेचर हो गया। यदि दोनों नेचर एक ही जगह पे हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, और दोनों एक दूसरे को प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये इसने प्रोटॉन इसको दे दिया। अब क्या होगा, जैसे ही ये लोन पेयर नीचे आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। गौर से देखिए बेटा, डरिएगा नहीं। अब फिर वही सिचुएशन है, क्या, फिर वही सिचुएशन, ये बेसिक नेचर का हो गया और ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का हो गया, तो फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो गई और फिर से ये आ गया। ऐसे बात समझ पाए क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। अब जरा देखो, 2 2 4, अच्छा एक गड़बड़ हो गई। आप में से कोई बात बता सकता है क्या गड़बड़ हो गई है? यार कार्बन की बैलेंस ही 5 हो गई है कि नहीं? उसका तुमने इंश्योरेंस कर दिया है उठा के, तो इसका मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी को 5 थोड़ी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, एक ही बात बचती है, क्या, जब ये लोन पेयर इधर आएंगे तो इसको फिर बाहर जाना पड़ेगा। बाहर क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 5 नहीं हो सकती। तो काम वही होगा जो मैंने अभी बताया था, मगर अब अलग अलग होगा। ये देखो, और साथ में क्या है आप, OH आयन। ऐसे अब OH आयन इससे प्रोटॉन ले लेगा क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, काम वही होना है, बस अब क्या होगा, अलग अलग तरीके से। ये देखो हमारा मॉलिक्यूल आ गया ऐसे। तो जब हम ये काम एल्डिहाइड में कर रहे होते हैं इस तरह से, तो अब जरा देखो, अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, 2 हाइड्रोजन एमीन के निकल जाएंगे ऐसे, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और ये आ जाएगा। ये देखो ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिप्स बेस। कभी कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखिए नाम, सिप्स बेस। और वैसे क्या होता है, इसी को बोला जाता है एल्डिमीन ऐसे। तो कभी कभी सिप्स बेस पूछते हैं, तो सिप्स बेस क्या है? जब एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी एमीन से कराओगे, मतलब ये देखो, यदि हम एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी एमीन से करा दें ऐसे, तो यार ये O निकल जाएगा और ये वाटर निकल जाएगा। और किस तरह से निकलते हैं वो मैकेनिज्म तो आपको पीछे बता ही रखी है, तो बस इसी को बोल देते हैं सिप्स बेस ऐसे, ठीक है ना? ये देखो, अब यही कीटोन से करा लो। कीटोन से कराओगे तो कैसे? ये देखो, हाइड्रोजन निकाल दो इस तरह से, वाटर निकल गया। जब वाटर निकल गया तो इस तरह से कंपाउंड आ गया। ये देखो, ठीक है, इसको क्या बोलोगे? कीटमाइन। अब इन दोनों में से किसी का भी रिडक्शन करा दोगे तो सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन बन जाएंगे, तो वैसे ये सेकेंडरी अमीन बनाएगा। ये देखो, यदि हम इसका रिडक्शन करा दें, ये देखिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अमीन में। यदि किसी बच्चे को सेकेंडरी अमीन बनाने का शौक हो तो वो बना सकता है। ये देखो, सेकेंडरी अमीन आ गया। इसी तरह से इसका रिडक्शन करा दो तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अमीन। HH मिल जाएगा एक एक ऐसे। ये देखो, ये भी क्या आ गया? सेकेंडरी अमीन। तो ये सेकेंडरी अमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, ये सेकेंडरी अमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है।
इस तरह से है। तो अब इसी जगह पे थोड़ी सी और बात को डिस्कस करते हैं, जरा गौर से समझते जाइएगा। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक की नेचर कर रहे हैं। रिएक्शन विथ एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, ये देखो हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव के। तो पहले देखो ये होते क्या है। एसिड मेरे प्यारे बच्चों ये हैं, ये, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जब OH को रिप्लेस करा दोगे, OH रिप्लेस बाई, यदि OH को Cl से रिप्लेस करा दिया ऐसे तो आ गया, OH को आपने NH2 से रिप्लेस करा दिया तो आ गया, OH को आपने OCOR से रिप्लेस करा दिया, OH को आपने OR से रिप्लेस करा दिया। तो ये चार एसिड डेरिवेटिव होते हैं। इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एमाइड, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, और इसको बोलते हैं एस्टर। ये एसिड डेरिवेटिव है। तो ये प्यारे बच्चों क्या बोले जाते हैं, ये सब बोले जाते हैं एसिड के डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। और एसिड डेरिवेटिव इसलिए बोले जाते हैं, इनमें किसी की भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बनता है, इनमें से किसी की भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनता है, एसिड, इसीलिए एसिड डेरिवेटिव बोले जाते हैं। और इसको बोलते हैं एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो, अब जरा देखो, पहले तो मैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव बता रहा था, अब रिएक्शन करो। इसके पास तो एसिडिक नेचर है, इनमें किसी के पास एसिडिक नेचर है नहीं, तो इन सबके साथ क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, जरा देखो, एक एक करके मैं सबसे रिएक्शन कराता हूं। सबसे पहले मैं एसिड से कराता हूं, तो जरा बताओ एसिड से ये रिएक्शन कैसे करेगा, अच्छे से बताइएगा। तो यार सिंपल सी बात है, ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। वो अपना प्रोटॉन छोड़ देगा और वो प्रोटॉन गेन कर लेगा, ये आ गया। मगर मैंने आपको पढ़ाया है कि कैटायन एनायन को दूर नहीं रखा जाता है, केमिस्ट्री में चिपका के रखा जाता है। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये आप जानते थे। अब ये सब कैसे करेंगे, तो गौर समझिए, इनको मैं एक साथ लिख देता हूं। देखिए एसिड, ये देखो, ये एसाइल क्लोराइड है, इसके साथ आपने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन की, तो जरा बताना क्या होना चाहिए। प्राइमरी अमीन के पास क्या क्या है, प्राइमरी अमीन के पास हाइड्रोजन है, वो मोस्ट बेसिक सिचुएशन से रिएक्शन करता है, यहां पे बेसिक है ही नहीं कुछ। तो फिर प्राइमरी अमीन के पास क्या है, एक ही चीज है, लोन पेयर, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, बेस की तरह काम कर सकता है, मगर ये कोई एसिड नहीं होता है। ऊपर वाला एसिड था तो बेस की तरह काम कर गया। तो अब एक ही बात बचती है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की बात बचती है, तो क्या करेगा, बैक से अटैक मारेगा, बॉन्ड ऊपर चले जाएंगे, ये आ गया। और जैसे ही ये अटैक पड़ा तो देखो वही सिचुएशन आ गई जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। ये एसिडिक करेक्टर, ये हमारा क्या है, एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक नेचर हो गया। क्यों, वो प्रोटॉन निकालना चाहेगा, और ये बेसिक नेचर हो गया, ये प्रोटॉन लेना चाहेगा। तो भैया जब तुम लेना चाह रहे हो, ये देना चाह रहा है, तो बस एक दूसरे को ले दे लो, क्यों बवाल काटो, क्यों, ये प्रोटॉन लूज करेगा, वो गेन कर लेगा, ऐसे ऐसे, और ये से। बात समझ पाए। अब मेरे दोस्त बताओ, ये जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो क्या होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, नाइट्रोजन के दो कहानी है,
एक कहानी है कि तुम इसको रिमूव कर दो और एक कहानी है कि तुम इसको रिमूव कर दो। होना कौन चाहिए? ये गुड लिविंग ग्रुप है कंपेयर में OH के। OH के कंपेयर में ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ये देखो है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, ये लोन पेयर फिर नीचे आएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ये फिर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आया? आप अच्छे से देखो, फाइनल प्रोडक्ट आया Cl को हटा दिया है और NHR लगा दिया है। यहां से ये चला गया है और यहां से एक हाइड्रोजन चला गया है। फाइनल प्रोडक्ट यही तो है इस पूरी मैकेनिज्म में। और ये इसका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, RDS होता है। ये सब एसिड डेरिवेटिव में पढ़ोगे, हम अपना अमीन वाली बात को देखो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इस तरह से आएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हुआ Cl हट गया है और NHR आ गया है। क्यों? Cl यहां से चला गया, H वहां से चला गया, ये आ गया। और यही फाइनल प्रोडक्ट कब आएगा? जब आप इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड से कराओगे। ये देखो, तो क्या करोगे? इस पूरे को हटा दोगे और उधर से क्या हटा दोगे? H हटा दोगे, तो ये आ जाएगा ऐसे। ये देखो, मगर इसका बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट यार मेरे दोस्त एसिड आ रहा है। ये देखो भाई, ये पूरा हटा और इधर से H हटा तो एसिड हो जाएगा। उधर HCl आ रहा था तो इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर इधर इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह एस्टर में कर दोगे, एमाइड से रिएक्शन नहीं होती है इसकी। ये देखो सेम, एक मिनट, ये देखो, ये OH गया और ये इसका H गया और साथ में बना क्या? अल्कोहल। तो ध्यान रखना, इनके बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है इन दो रिएक्शनों। तो एसिड डेरिवेटिव के साथ ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक का काम कर रहा है। मैंने कहा था इसके पास एक ही नेचर है, न्यूक्लियोफाइल और बेस। या तो बेस की तरह काम करता है तो एसिड बेस रिएक्शन, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ये देखो, ठीक है। अब किसी ने कहा एल्डिहाइड कीटोन में तो आपने नहीं Cl को हटाया था। मेरे दोस्त, एल्डिहाइड कीटोन में जरा लिविंग ग्रुप चेक करना कौन थे। ये देखो, कीटोन से रिएक्शन चल रही है। अब यहां पर लिविंग, चलो मैकेनिज्म इधर है, ये देखो, अब यहां पर लिविंग ग्रुप कौन है? ये R है। अब R को कैसे हटा लोगे यार? आप हटा सकते हो, R तो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, ये तो कभी बाहर नहीं जाते। तो झक मार के हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ा था। डबल बॉन्ड क्यों बनाना पड़ा था? क्योंकि R कोई हट ही नहीं सकता है भाई। OH हट गया, अब OH के बाद क्या हो? और कोई हट नहीं सकता है। यहां पर क्या था? हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन आराम से हट सकते हैं, ये भी आराम से हट सकता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है तो स्टेबलाइज कर जाएगा, है कि नहीं? और ये भी, ये थोड़ा पुअर है, मगर NH2 इससे स्ट्रांग है इसलिए इसको रिप्लेस कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे को एक बात बताना, सेकेंडरी एमीन भी रिएक्शन कर देगा, टर्सरी एमीन करेगा? गौर से मैकेनिज्म को समझो। जब यहां टर्सरी एमीन लोगे तो ये आ जाएगा। अब यहां पे हाइड्रोजन रहेगा नहीं टर्सरी एमीन के केस में, तो ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा? ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा भाई? ये प्रोटॉन निकाल के न्यूट्रलाइज हो रहा है, चेक करो। इसका प्रोटॉन यहां ट्रांसफर हुआ है, इसको कहते हैं इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर। इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर। मगर जब टर्सरी एमीन होगा तो यहां प्रोटॉन ही नहीं होगा, तो रिएक्शन आगे जाएगी नहीं। इसका मतलब हम ये बात लिख सकते हैं, गौर समझिएगा, ये बात हम लिख सकते हैं क्या? नोट डाल के, टर्सरी एमीन does not react with acid derivative, acid derivative, ठीक है ना? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिएक्शन आगे जा ही नहीं पाएगी, सेकेंडरी कर लेगा। जैसे हम देखो इसकी रिएक्शन सेकेंडरी से कराए तो यार हमें एक ही हाइड्रोजन तो निकालना है और इसकी रिएक्शन टर्सरी से कराएं,
ये देखो बच्चों, अब गौर से मेरी बात को समझिएगा। HCl निकल गया, अब यहां कैसे निकले, तो ये आ गया भाई, एक ही हाइड्रोजन तो निकलता था, अब यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नो रिएक्शन, ये कह रहा हूं, तो रिएक्शन होगी ही नहीं इस तरह से। और प्रोडक्ट हमारे क्या है, ये आ गए, और इनका रिडक्शन करा दोगे तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। यदि किसी को सेकेंडरी अमीन बनाना है तो इनका रिडक्शन करा दो, CO ग्रुप का रिडक्शन कराओगे CH2 में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। अरे पीछे पढ़ाया तो है, जिसके पास भी नाइट्रोजन है उसका रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH2NH2 एमीन बनेगा, ध्यान है। मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे, रुदीनियम कार्बन ही CBC ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट, प्यारे याद है कि नहीं, बस पढ़ ही रहे हो क्या। मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे, रुदीनियम कार्बन एंड CBC ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट, प्यारे, ठीक है। तो जरा देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो मैंने आपको बताया यहां से, देखो मैंने कहा इसके पास कुछ होता ही नहीं है, हाइड्रोजन होता है और लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर की वजह से ये बेस होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है। हाइड्रोजन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग मेटल से करानी है, RMDX से करानी है, अब बेस की रिएक्शन करानी है तो एसिड से करा दो भाई, ये देखो। अब बात आई न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करानी है तो कार्बोनाइल ग्रुप से कराया, सिप्स बेस बनाया, एसिड डेरिवेटिव से कराया, ये बनाया, ये देखो इस तरह से इतनी बातें हम लोगों ने कर डाली और ये बना डाला और बताया कि टर्सरी अमीन रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो यार, एक नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ाते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देखो प्यारे बच्चों, ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के लिए मैंने कहा है कि उसको जरूर याद रखो क्योंकि वो पेपर में जरूर आती है, तो नेम रिएक्शन पर फोकस करो। होती क्या है पहले बताता हूं, जब आप प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करते हो 3 मोल, तो क्या होता है, RNC बनता है, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। RNC क्या होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, और साथ में क्या बनता है, KCl बनता है आपका, ठीक है, और साथ में हमारे क्या बनता है, वाटर बनता है इस तरह, ठीक, और क्या बनता है एन, अच्छा एन तो रह गया है, बस इतना ही बनाओगे, कितना बनाओगे यार, ये देखो ध्यान रखना कितने मोल आप बेस लगते हैं, 3 मोल मार, मतलब प्राइमरी अमीन जो है, ये देखो प्राइमरी अमीन किस में चेंज हो रहा है, NC में, और इसकी स्मेल इतनी खराब होती है कि पूछो मत, इसको बोलते हैं वेरी बैड स्मेल, बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, ऐसे लिखा होता है, बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, वेरी बैड स्मेल। तो जरा देखो यार गौर, यहां तक बात सही है, प्राइमरी अमीन को किस में कन्वर्ट करेगा, NC में कन्वर्ट करेगा, और कितने मोल आप बेस लगेंगे, तो पहला पॉइंट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस रिक्वायर्ड, कितने, 3 मोल, ठीक। जब हम लोग प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ, तो प्राइमरी अमीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में कन्वर्ट हो जाता है। इस जगह पे मैं एक नोट डाल के आपको बात समझा रहा हूं जैसे तुम्हें याद रहे, जरा गौर से इस रेजेंट को देखो, ये रेजेंट इससे पहले कहीं देखा है किसी नेम रिएक्शन में, याद है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, बताओ, रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन में ये पढ़ा था, है रीमन टीमन रिएक्शन में ये पढ़ा था, रेजेंट सेम था, मगर वहां फिनॉल रिएक्शन करके क्या बना रहा है, नोट डाल के मैं यहां लिख रहा हूं,
जैसे क्या है, गड़बड़ ना हो, क्योंकि बच्चे दोनों रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर किसका बना है। ये देखो 4 मोल ऑफ KOH, वहां पर 4 लगते हैं, मैंने वहां लिख के दिखाया है, और क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। ये देखिए अब आप चेक करो, रेजेंट जरा चेक करिए, सेम रेजेंट, इसमें बनता है सैलिसल्डिहाइड, और इसमें बनता है ये। तो पकड़ोगे कैसे? ये जो बैड स्मेल मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें क्वेश्चन पकड़ने में काम आएगा कि दोनों में चल क्या रहा है। जैसे मैं लिख दूं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, वो एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन करके B देता है, और B की बैड स्मेल है, तो बताओ A क्या है? तो तुम समझ जाना वो एमीन है, तुम समझ जाना वो एमीन है। वो एरोमेटिक कंपाउंड देता है, तो तुम समझ जाना वो फिनॉल है। तो इस जगह को जरा ध्यान रखिएगा कि दोनों का रेजेंट सेम है, इस वजह से इस जगह से क्वेश्चन बहुत आराम से बनता है। एक में 4 मोल लगते हैं, एक में 3 मोल लगते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि दोनों का रेजेंट सेम होता है तो बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रेजेंट एक रिएक्शन एक चैप्टर में पढ़ी है, दूसरी दूसरे चैप्टर में पढ़ी है, तो बस ये तो याद होता है कि क्लोरोफॉर्म और ये लगना है, मगर वो रिएक्शन कैसे करेंगे इसमें दिक्कत आती है। तो बात समझ पा रहे हो? तो ये जो बैड स्मेल मैंने बताया कि वेरी बैड स्मेल, तो इसको इतना इन्फेसाइज करने की क्या जरूरत है, फोकस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये पकड़ोगे कैसे कि दोनों में कौन है, ठीक है ना, दोनों में कौन है, वो इसी बात से पकड़ में आएगा, वो इसी बात से पकड़ में आएगा, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम उस पर आते हैं वापस, कितने मोल लगेंगे, 3 मोल। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, तो जरा देखो, जब सब कुछ कॉमन है तो तुम समझ गए होगे रिएक्शन भी कॉमन ही चलेगी, मतलब मैकेनिज्म भी कॉमन होगी, लगभग मैकेनिज्म सेम है। मैकेनिज्म याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, मगर मेरा काम पढ़ाना है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिया और 1 मोल बेस डाला, तो क्लोरोफॉर्म हमारा एसिड होता है, ये बेस होता है। तो किसी ने बच्चे ने कहा कि ये एसिड क्या है, एसिड क्यों है, तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl, इसकी वजह से ये एसिड होता है। 3 Cl लगे, माइनस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये बना और ये आ गया ऐसे। अब मैंने वहां पर ये बात बताई थी कि ये क्या करता है, अल्फा एलिमिनेशन करता है, मतलब जिस कार्बन पे, ये देखो ये ऐसे निकल जाता है, तो जब ये ऐसे निकल जाता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, इसको कहते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। अब सारे बच्चे इस जगह फिर समझें, ये सिंगलेट कार्बीन है, इस जगह फिर क्या समझना है आपको, वो क्या है, दोनों का इंटरमीडिएट सेम है। यदि पूछ दिया जाए इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिनका इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन है, तो क्या क्या बताओगे, कार्बेल अमाइन रिएक्शन और रीमर टीमर रिएक्शन, दोनों का इंटरमीडिएट सेम है, ये देखो, क्योंकि रेजेंट सेम है। इसको अल्काइल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, और लिख देता हूं कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं, ये देखो। अब जरा देखो यार, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अब ये अटैक करता है, ये कैसे अटैक करता है, जरा देखो, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, कार्बीन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 2 चार्ज, तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, तो जब ये अटैक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, इस तरह से। अरे भैया अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये निगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, ये होगा, जरा देखो, ये हमारे पास Cl और यहां से H, ये H क्या हुआ, ऐसे प्रोटॉन निकालना पड़ेगा ना नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया, तो वो प्रोटॉन रिलीज करता है, तो जब प्रोटॉन रिलीज करता है तो ये Cl रिलीज कर देता है, तो हमारे पास ये आ गया,
ये देखो डबल बॉन्ड बन गया, और ये अभी फिर भी प्लस है। मैंने एक साथ दोनों काम किए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो ये प्लस बना रहेगा, और ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहां पे 0 आ जाना चाहिए, मगर ये वाले इलेक्ट्रॉन आने से उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर लिया है कि नहीं। आप ना समझ पा रहे हो तो एक एक करके कर देता हूं। मैंने दोनों स्टेप एक साथ किए हैं क्योंकि एक साथ ही होते हैं। पहले इसने क्या किया, गौर समझिए, हम एक एक करके पहले सिखा देते हैं, ठीक है। रियलिटी में एक साथ होते हैं। देखो इसके ऊपर प्लस आया तो इसने क्या किया, प्रोटॉन लूज कर दिया। ऐसे प्रोटॉन क्यों लूज किया, क्योंकि भैया नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आया है, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आया प्रोटॉन है तो वो तुरंत लूज कर देगा, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में। ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो ये देखो बेस की प्रेजेंस में लूज हो गया ऐसे। अब ये आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे गए, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गए तो ये बाहर चला गया, तो ये प्लस, इलेक्ट्रॉन गए हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे। फिर आपने बेस डाला, फिर ये प्रोटॉन चला गया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे गया, और ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ गया। ये देखो ऐसा। अब कितने मोल बेस लगे, तो जरा प्यारे बच्चों देख लो कितने मोल बेस लगे, 1 मोल, 2 मोल और 3 मोल। ये 3 मोल बेस खर्च हुए हैं ऐसे। अब बच्चों ने कहा क्या सर मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत है, नहीं, कोई मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं याद रखना। यदि इंटरमीडिएट पूछा जाए तो ये, वैसे इसका इंटरमीडिएट नहीं पूछा जाता, ध्यान रखना, ये वाला नहीं बनता है, डायरेक्ट यहां से यहां जाता है, तो इसके इंटरमीडिएट नहीं पूछे जाते हैं। इसमें यह पूछा जा सकता है कि भाई डाइक्लोरोकार्बिन बताओ, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और ये रिएक्शन कौन सी होती है, अल्फा एलिमिनेशन होती है। जिस कार्बन को आप अल्फा कह रहे हो उसी से क्या हुआ है, कुछ निकल गया है, ये कार्बन अल्फा, इसी से कुछ निकल गया है, इसलिए अल्फा एलिमिनेशन। तो आपको रिएक्शन का आंसर याद रखना है, कितने बेस याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि प्राइमरी अमीन में, प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक क्यूएच डाला जाएगा तो वो आरएनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आरएनसी में जो कन्वर्ट होता है उसकी बहुत बैड स्मेल होती है। ध्यान रखना इन दोनों का रिएक्टेंट रिएजेंट सेम है, इसमें 3 मोल बेस लगते हैं, इसमें 4 मोल बेस लगते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, डाइक्लोरोकार्बिन, और वो कैसा होगा, डाइक्लोरोकार्बिन सिंगलेट वाला होगा। तो इसके मेन पॉइंट ये याद रखने हैं। अब इसके बारे में कुछ और खास बातें जो हमको याद रखनी चाहिए। पहला, ओनली प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन शो करता है, ओनली प्राइमरी अमीन शो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और इसको टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यदि कहीं प्राइमरी अमीन का टेस्ट करना है तो यही करना है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन। बैड स्मेल होता है ना, सेकेंडरी देगा ही नहीं, सिर्फ कौन देगा, प्राइमरी अमीन देगा। तो ये प्राइमरी अमीन का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, टेस्ट भी होता है, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है और कोई नहीं देता है, इसलिए प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी बोला जाता है। इस रिएक्शन को हम प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी बोलते हैं। एरोमेटिक अमीन देगा, ठीक है, एरोमेटिक अमीन also gives कार्बाइल अमाइन टेस्ट, मतलब इस रिएक्शन को वो भी देगा। यदि आप एनिलीन की रिएक्शन करा दोगे, ये देखो इसके साथ क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, NC में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये रेजेंट परेशान करेगा क्योंकि 2 रिएक्शन में कॉमन है, तो इसलिए परेशान करेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस बात को मेंशन कर रहा हूं, तो फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
separation of primary, secondary and tertiary amine। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में यदि कहीं सेपरेशन करने को बोला जाए तो प्यारे बच्चों हम किस तरह से सेपरेशन करेंगे? किसमें? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। और कितने मेथड है हमारे पास इस बात को करने के, सेपरेशन करने के? चलो आपके कहने से काम को बढ़ाते हैं। देखो मेथड नंबर 1, सबसे पहला मेथड कौन सा मेथड है? तो जरा देखो उसको ध्यान रखो, HNO2। HNO2 क्या होता है? HNO2 को ही बोलते हैं क्या बच्चों? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को सेपरेट करता है। कैसे करता है? तो जरा देखो एक एक करके बात बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि यार नाइट्रस एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। इस वजह से हम इसकी जगह क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं NaNO2 और HCl का मिक्सचर। NaNO2 और HCl का मिक्सचर। ऊपर से टेम्परेचर कैसा रखते हैं? आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, मतलब आइस कोल्ड टेम्परेचर लेते हैं, बहुत ठंडा। ठीक है, मतलब 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा जाता है। तो जरा पहली बात समझो, HNO3 अनस्टेबल होता है तो हम लोग उसकी जगह पे NaNO2 और HCl लेते हैं। वो बात अलग है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो वो डायरेक्ट HNO2 डाल के बैठे होंगे, मगर रियलिटी में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि HNO2 अनस्टेबल है। तो हम NaNO2 HCl डालते हैं, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? HNO। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब ये कैसे काम करेगा? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन को कैसे सेपरेट करेगा, इस बात का हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो आप ये सिचुएशन समझ लो कि हमें डालना क्या है। अब जरा देखो होता क्या है। पार्ट नंबर 1, यदि आप इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से कराते हो, किससे? प्राइमरी अमीन से, तो जरा देखो बच्चों क्या होता है, गौर से समझिएगा। जब हम इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से कराते हैं HNO2 की, और कितने? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऐसे बहुत लो टेम्परेचर पे, तो हमें मिलता क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट। ऐसे ये देखो Cl क्यों नहीं आया? Cl इसलिए नहीं आया क्योंकि NaNO2 ऑब्लिक HCl लोगे ना तो Cl आ जाएगा। ये डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको कहा जाता है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, और Cl लगा है तो क्लोराइड बोल सकते हो। ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये बात मैं अल्कोहल में आई थिंक पढ़ा भी चुका हूं। ये देखो, तो ये प्यारे बच्चों क्या है? हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है किसमें? इसमें, ऐसे। और फिर इसमें क्या होता है? वाटर का अटैक होता है, और वाटर के अटैक की वजह से क्या बनता है? अल्कोहल। तो यदि हम प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। मैकेनिज्म कैसे होती है इस बात को अभी मैं डिस्कस करता हूं। जरा समझो कि प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है? अल्कोहल। कैसे? जरा देखिए, इस बात को समझिएगा कि ये मैकेनिज्म होती कैसे। देखो बच्चों, सबसे पहले ध्यान दो, ये हमारा प्राइमरी अमीन होता है। तो जो ये HNO2 होता है ये कैसे काम करता है जरा देखिएगा। HNO2 का फिगर ये है ऐसे, और दूसरा हमने ऐसे लिख लिया। अब एक को आप क्या करो, ये प्रोटॉन दे दे और ये प्रोटॉन ले ले। एक ने क्या किया? प्रोटॉन लिया, और एक ने क्या किया? प्रोटॉन दिया। तो जब एक ने प्रोटॉन लिया और प्यारे बच्चों एक ने प्रोटॉन दिया तो कुछ ऐसा आ गया। ये देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, ये देखिए आ गया। अब जरा गौर से ध्यान दो, जैसे ही ये आया तो ये क्या करेगा? वाटर को रिलीज कर देगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? H2 प्लस NO पॉजिटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा। कौन? NO पॉजिटिव। तो अब जरा देखो, HNO2 आपस में रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जिसको कहते हैं NO पॉजिटिव। ये प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करता है।
ये प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करता है। सभी बच्चों से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है, मगर बताई इसलिए जा रही है जैसे आप समझ सको कि हो कैसे रहा है, नहीं तो आप स्टेटमेंट से भी काम चला सकते हो। कैसे, जरा देखते जाओ। अब यार इस पर प्लस चार्ज है तो ये ऐसे अटैक, जब ये ऐसे अटैक होगा तो क्या आ जाएगा, ये देखो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, और ये कैसा आ गया, ऐसे न्यूट्रल हो गया ना यार भाई। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूट्रल क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तुरंत प्रोटॉन रिलीज कर देगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया है तो अनस्टेबल सिचुएशन, अनस्टेबल सिचुएशन है तो ये क्या करेगा, तुरंत प्रोटॉन रिलीज कर देगा। ये देखो ऐसे, और जैसे ही ये प्रोटॉन रिलीज करेगा ये प्रोटॉन गेन कर लेगा। ओ क्या करता है, प्रोटॉन को गेन कर लेता है, कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ये सिचुएशन। अब जब ये सिचुएशन आई तो जरा देखो, इसको आप ऐसे कर दो, ये देखो, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले, तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। ओ एक मिनट प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरह से आ जाता है, ये देखिए ऐसे, और ये OH इस तरह से। अब जरा यार इस बात को समझो, फिर ये क्या हो गया, एसिडिक करैक्टर आने लगा, तो इसने फिर प्रोटॉन रिलीज कर दिया, और जब इसने फिर प्रोटॉन रिलीज कर दिया तो ये ऐसे आ गया, और इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, ये प्रोटॉन यहां से रिलीज हुआ है, अब ये आ गया। अब जरा गौर समझो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आए और ये बाहर चला गया, तो ये हमारे पास आ गया, ये देखो अब इस चीज को ही ऐसे भी कहा जा सकता है, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यदि यहां आ जाए तो ये फिगर ऐसे कन्वर्ट हो जाए, ये देखिए ऐसे, और इन दोनों को ही कहा जाता है क्या, RNH2+। ये डाइजोनियम सॉल्ट बना है। तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट ऐसे बनता है, मगर इस मैकेनिज्म की अपने को कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस बात को याद रखा करो कि जब भी कहीं प्राइमरी अमीन पे HNO2 गिरा दिया जाए, जब भी कहीं पर प्राइमरी अमीन पे HNO2 गिरा दिया जाए, तो ध्यान रखना वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस मैकेनिज्म को आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस मैकेनिज्म का कहीं पर जरा सा रोल भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या हुई, जब भी कहीं प्राइमरी अमीन पे गिराओगे तो क्या आएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, कार्बोकैटायन बनाएगा और फिर क्या बना देगा, अल्कोहल। तो इसका मतलब प्राइमरी अमीन क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, इस तरह से। प्राइमरी अमीन बच्चों क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, कुछ इस तरह से, ये देखो इस तरह से। और इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी होती है, जरा देखो एक आध रिएक्शन अलग से ही बता देता हूं। ये देखो, ये हमारा प्राइमरी अमीन है ऐसे, अब ये HNO2 से रिएक्शन कर रहा है, तो जब HNO2 से रिएक्शन करेगा तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और डाइजोनियम सॉल्ट के पास क्या बनेगा, ये कैटायन बनेगा। अब इस कैटायन को रीअरेंज कराओ तो ये ऐसे आ जाएगा, और रीअरेंज कराओ तो ये ऐसे आ जाएगा। कैसे, जरा इस बात को अब आप समझिएगा कैसे। ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ, ये वाला ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, तो 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी ऐसे, और फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे जाता है तो ये आ जाता है। ये 3 इसकी सिचुएशन है, मगर इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ये होता है। मैंने ये GOC में बताया था कि ये मोस्ट स्टेबल है, ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस करता है जिसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। ये देखो इस तरह का रेजोनेंस करने की वजह से ये बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए, 3 कार्बोकैटायन आए, तो इनके करस्पॉन्डिंग 3 अल्कोहल आएंगे। एक अल्कोहल ये आएगा भाई, जहां कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे आप क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, और एक ये आएगा, ये देखो
तो क्या है, कभी कभी इसके क्वेश्चन भी आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। प्राइमरी अमीन पे यदि आप HNO2 का अटैक कराते हो तो सबसे पहले कार्बोकटायन जनरेट कर दो। प्राइमरी अमीन पे HNO2 का अटैक कराओगे तो कार्बोकटायन जनरेट होगा, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, वो अनस्टेबल होगा, ब्रेक के कार्बोकटायन बनाएगा, और वो कार्बोकटायन वो सारी बातें करेगा जो कार्बोकटायन करता है, मतलब रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट करके जितने भी कार्बोकटायन जनरेट करेगा मेरे दोस्त उतने ही अल्कोहल आएंगे, क्योंकि वाटर का अटैक होता है। और एक बात गौर से समझ लेना, यदि उसने पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो बेटा ये Cl भी अटैक कर सकता है इस कार्बोकटायन पे। यदि पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये Cl क्या करेगा, तो ये भी अटैक कर सकता है। अल्कोहल पॉसिबल इतने आएंगे, जितने कार्बोकटायन उतने अल्कोहल, इस तरह से। तो देखो प्राइमरी अमीन HNO2 के साथ क्या करता है, अल्कोहल बनाता है। अब जरा सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं, यहां पर तो पूरी मैकेनिज्म लिखी है, अगले पेज पे चलते हैं। अब जरा देखो बी पार्ट, सेकेंडरी अमीन। यदि सेकेंडरी अमीन रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जरा समझिए। यदि सेकेंडरी अमीन करता है तो क्या होता है। यार ये सेकेंडरी अमीन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, जब ये HNO2 से रिएक्शन करता है तो कुछ ऐसा बनाता है, ये देखो ऐसा हुआ। अब जरा गौर समझना कैसे, ये मैकेनिज्म बताने के पीछे रीजन ये था, एक बार जब अटैक हुआ तो ये सिचुएशन आई है। अब ये सिचुएशन से एक प्रोटॉन निकल गया, तो जब एक प्रोटॉन निकल जाता है तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो इस तरह से, ऐसे, इस तरह से एक प्रोटॉन निकालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एन नाइट्रोसोएमीन, ये देखो। तो अब जरा गौर समझो, यदि सेकेंडरी अमीन है तो ये बनाता है एन नाइट्रोसोएमीन, इस तरह का न्यूट्रल, ये देखो इस तरह से। और यही कहीं टर्सरी अमीन है, तो टर्सरी अमीन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं होता है, तो जब ये HNO2 से रिएक्शन करता है, तो गौर से मेरी बात को समझिएगा, जब ये प्यारे बच्चों HNO2 से रिएक्शन करता है तो HNO2 का मतलब क्या है, NO पॉजिटिव। HNO2 का मतलब क्या है, NO पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यार इलेक्ट्रोफाइल तो यही जनरेट हुआ था ना, ये देखो NO पॉजिटिव, तो इस NO पॉजिटिव पर ही तो नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, ये देखो। और NO पॉजिटिव पर नाइट्रोजन अटैक करके ये चीज आती है, एक प्रोटॉन रिलीज होने पर ये बना देता है, यदि इस प्रोटॉन को रिलीज कर दो तो ये बन गया, ये देखो ये। तो सेकेंडरी अमीन यही बनाता है, इसको R कर दो तो RNHO, ये देखो सेकेंडरी अमीन यही बना रहा है, ये देखो। अच्छा इस बॉन्ड को जो है ऐसे लिख लो, एक मिनट प्यारे बच्चों, ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा लग रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ऐसे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन निकल गया ना, ये देखो प्रोटॉन निकलने के बाद क्या बना, ये चीज। तो सेकेंडरी अमीन में ये चीज बनती है, ये चीज ऐसे। तो जरा समझो सेकेंडरी अमीन में क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, H की जगह R कर दो, ये देखो। अब टर्सरी अमीन जब होगा तो टर्सरी अमीन में बेटा क्या होगा, तो जरा इस बात को आप अच्छे से समझो, टर्सरी अमीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ इस पर अटैक कर पाएगा, ये सिर्फ क्या कर पाएगा, इस पर अटैक, ऐसे, ये देखो NO पॉजिटिव है, तो जब NO पॉजिटिव है तो अटैक करेगा तो ये बनेगा ऐसे। गौर से मेरी बात समझिए, जब इसने अपने इसको लोन पेयर दिए तो ये तो न्यूट्रल हो गया, मगर इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इसको कहते हैं सॉल्ट, ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, एन नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट, अब गौर से समझो, प्राइमरी अमीन ने क्या बनाया, यदि हम रिजल्ट लिखें कि इसका रिजल्ट लिखो तो रिजल्ट क्या आया, अब हम एक साथ सारा लिख रहे हैं, तो यदि एक साथ सारा लिखें तो यार प्राइमरी अमीन ने क्या बनाया था, अल्कोहल,
है ना। सेकेंडरी अमीन ने क्या बनाया था बच्चों, सेकेंडरी अमीन ने बनाया था एन नाइट्रोसो एमाइन। टर्सरी अमीन ने क्या बनाया, अलग अलग प्रोडक्ट है ये देखो एन नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट। क्या बनाया है, अमोनियम सॉल्ट। अब जरा देखिए, तो ये रिजल्ट है। यदि आपको कहा गया कि ये चेक करके बताओ ये प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है या टर्सरी अमीन है, तो हम जैसे ही HNO2 डालते हैं, यदि अल्कोहल बना तो प्राइमरी अमीन है, एन नाइट्रोसो अमीन बना तो सेकेंडरी अमीन है, और यदि सॉल्ट फॉर्म हुआ तो टर्सरी अमीन है। तो क्या है, टर्सरी अमीन। तो NaNO2 और HCl का मिक्सचर भी क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में सेपरेशन करता है, डिस्टिंक्शन करता है, कि हमें यह बताता है कि प्राइमरी अमीन कब बनेगा, सेकेंडरी अमीन कब बनेगा और टर्सरी अमीन कब बनेगा और कैसे बनेगा। ये देखो, तो पहली बात आई, प्राइमरी अमीन का केस सबसे ज्यादा याद रखिए। जब प्राइमरी अमीन में HNO2 डाला जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना अल्कोहल बनेगा। जब प्राइमरी अमीन में HNO2 डाला जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना अल्कोहल बनेगा, और इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, याद रखिएगा, जैसे आपको रिएक्शन करने आसान हो। और जब बेटा सेकेंडरी अमीन में डालोगे, ये तो मैकेनिज्म है, जब सेकेंडरी अमीन में डालोगे तो एन नाइट्रोसो अमाइन बनाएगा, और टर्सरी में सॉल्ट बनाएगा, एन नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, इस बात को समझ तो पा रहे हो, ये अलग अलग प्रोडक्ट क्यों आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी अमीन के पास एक हाइड्रोजन है, तो जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये आ जाएगा, और ये सेकेंडरी अमीन का प्रोडक्ट हुआ ये। अब प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन क्या है ही नहीं, तो ये वाला प्रोडक्ट टर्सरी अमीन का है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो सॉरी आर आर आर, और ये आपने दे रखा है उसको अपने लोन पेयर, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, टर्सरी अमीन का प्रोडक्ट है। तो बात समझ में आ गई क्या, प्राइमरी अमीन से HNO2 कराओगे तो अल्कोहल, सेकेंडरी अमीन से HNO2 कराओगे तो एन नाइट्रोसो अमीन, और टर्सरी अमीन के साथ कराओगे तो एन नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट। तो क्या बनाएगा, एन नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, ध्यान रखोगे। अब जरा देखो यार बच्चों, टेस्ट नंबर 2, दूसरे नंबर का टेस्ट सेपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, हैंड्सबर्ग रेजेंट। ये देखो पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए, ये वाला। अब क्या होता है, कैसे करते हैं, इस बात का डिस्कशन हम करते हैं। देखो क्या होता है, इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है, ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसी का कॉमन नेम साइंटिस्ट के नाम पर हैंड्सबर्ग रेजेंट रखा। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में सेपरेशन करता है। कैसे सेपरेशन करता है, इस बात को हम बताते हैं। सबसे पहले इस रेजेंट को बनाना सीखो, क्यों, कभी कभी रिएक्शन पीछे से स्टार्ट करेगा तो फंस जाओगे। तो जरा देखो, इस रेजेंट को बनाना सीखते हैं। ये हमारे पास क्या है, सल्फोनिक एसिड है, ये देखो। अब सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन तुम कुछ मत करो, PCl5 से करा दो। तो PCl5 क्या करता है, PCl5 सभी बच्चों को पता है, OH को हटाकर Cl लगा देता है, तो ये OH को हटाकर Cl लगा देगा, और बन क्या जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब हिंड्सबर्ग रेजेंट। ये देखो मेरे दोस्त, तो कभी कभी क्या होगा, सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन स्टार्ट करेगा, वो पहले PCl5 डालेगा या PCl3 डालेगा, और फिर A बनाएगा, फिर उसमें आगे टेस्ट लगा देगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि यार ये इसके सेपरेशन का टेस्ट है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब देखो करते क्या है, इस बात को बताते हैं कि ये काम किया कैसे जाता है। देखो बच्चों, A यदि हमारा प्राइमरी अमीन है तो देखो क्या किया जाता है, देखिए हम लोग इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से कराते हैं। अब मैंने जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से जरा बताना
कि प्राइमरी अमीन के बारे में मैंने क्या पढ़ाया है आपको। गौर से मेरी यदि बात ध्यान है तो बताओ जरा, प्राइमरी अमीन के बारे में क्या पढ़ाया है? यही तो पढ़ाया है कि प्राइमरी अमीन या तो बेस होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या यहां बेस की तरह काम कर सकता है? एसिडिक हाइड्रोजन है किसी के पास? नहीं, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल होगा तो कहां अटैक करेगा? सिंपल सी बात है, सभी बच्चों को पता है, यहां अटैक करेगा। ठीक है, जब यहां अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। गौर से देखिए, 1 मिनट प्यारे। हाँ, अब ये ऐसे हो गया, Cl ये आ गया, N ये आ गया। N के पास क्या है? R H H प्लस, ऐसे है कि नहीं? ऐसे। अब जरा देखो यार क्या होगा, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव रुकता नहीं है, तो जरा देखो, ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा और ये अपना क्लोरीन लूज करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। और ये रिएक्शन आप कर भी चुके हो यदि आपकी याददाश्त तेज हो तो। कैसे? एसाइलेशन नहीं किया था अभी? अरे भैया, एनिलीन में सॉरी एमीन का एसाइलेशन कराया था ना, कि जो एमीन होता है वो एसाइल क्लोराइड से कैसे रिएक्शन करता है, वही तो है। एसाइल क्लोराइड की जगह सल्फोनाइल क्लोराइड है, तो भैया एमीन अटैक मारेगा, Cl बाहर चला जाएगा। इस तरह से एमीन ने अटैक किया और Cl क्या हो गया? बाहर निकल गया, इस तरह से। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसके बारे में जरा समझो, ये क्या है? ये है एन एल्काइल, ठीक है, सल्फोमाइड, ये देखो, ठीक है, और बेंजीन। बेंजीन लगाना तो हम लोग भूल ही गए। अब जरा देखो, पहला स्टेप होता है क्या? हमें पूछा गया कि ये प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन, तो पहले मैंने डाला हिंसबर्ग रेजेंट, थोड़ी देर बाद डाला NaOH, तो ये एक तरह का प्रेसिपिटेट आता है। अब जरा देखो, जब NaOH डालोगे तो क्या होगा? आगे पीछे कर देते हैं, जगह है, इधर लिख दूं बच्चों, NaOH डालोगे तो क्या होगा? फिर हम मिलाते हैं इसमें NaOH या KOH, कोई भी मिला सकते हो, मतलब एक बेस डालते हैं। तो जब बेस डालोगे तो जरा बताना, क्या एसिड बेस रिएक्शन के चांसेस हैं? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। क्यों एसिडिक हो गया? देखो इधर रेजोनेंस है, तो एसिडिक हो गया, तो ये इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, ऐसे। प्रोटॉन निकल गया, और प्रोटॉन निकल गया तो ये बन गया ऐसे, ये सॉल्ट है। ये क्या बना? सॉल्ट बना, ऐसे। अब ये जो सॉल्ट बना है इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? देखो, प्राइमरी अमीन है, उसमें आपने हिंसबर्ग रेजेंट डाल दिया, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट आ गया। अब जैसे ही उसको NaOH डाला तो वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व क्यों हो जाता है? रिएक्शन करके। तो हम लोग बोलते हैं एक मिनट, इसको थोड़ा सा बना दें आपके लिए तो आप अच्छा कर पाओगे, मतलब समझ अच्छा पाओगे। कलर चेंज करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, ये देखो एक टेस्ट ट्यूब है ऐसे, इसमें हमारे पास प्राइमरी अमीन था ऐसे, इसमें क्या था? प्राइमरी अमीन। इसमें मैंने क्या डाला? हिंसबर्ग रेजेंट डाल दिया, मतलब PHSOCl डाल दिया। तो जब आपने डाला तो ये बन गया, ये देखो ऐसे बन गया टेस्ट ट्यूब में, ये ऐसे। और ये क्या बना है? ये मेरे प्यारे बच्चों बना है PHSNHR। अब जब इसमें इसको थोड़ा सा अलग जगह पे बना ले, है ना, ये दिखेगा कैसे? एक मिनट, बड़ा वाला ले ले, एक मिनट प्यारे। अरे यार, कलर भी चेंज करना पड़ेगा। अब जरा मेरी बात को समझिएगा। अब ये क्या बना है? ये बना है ये। अब इसको हम इधर ना लिख के इधर लिख देते, क्योंकि उधर मैं अपना वो बनाऊंगा अगली वाली टेस्ट ट्यूब, तो इधर लिख देते हैं। ये क्या बना है? देखो, PHSONHR।
अब हम इसमें क्या डालते हैं, अब हम इसमें ऊपर से मिलाते हैं क्या, NaOH। ये देखो NaOH या KOH, जब हम NaOH या KOH मिलाते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है, जो ये प्रेसिपिटेट दिख रहा है फिर सॉल्यूशन में आता है ऐसे, और इस सॉल्यूशन में क्या बनता है, इसका सॉल्ट, कुछ इस तरह से ऐसे। ये कहा जा रहा है कि पहले हमारे पास प्राइमरी एमीन था, हमने क्या किया, सल्फोनाइल क्लोराइड डाला तो एक ये आ गया, और इसमें जैसे ही NaOH डाला तो ये NaOH सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। NaOH सॉल्यूशन में क्यों डिसॉल्व हो जाता है, रिएक्शन करके, तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया डिसॉल्व इन NaOH सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, डिसॉल्व इन NaOH या KOH सॉल्यूशन, ठीक है, डिसॉल्व इन KOH सॉल्यूशन। तो देखो क्या किया आपने, हिंडसबर्ग रेजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, उसको जैसे ही प्राइमरी एमीन में डाला जाता है तो एक प्रेसिपिटेट आता है, उसमें जैसे ही KOH डालते हैं तो वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है, ये प्राइमरी एमीन करता है। और रिएक्शन कैसे होती है, ऐसे। अब यदि इसकी जगह हम लोग क्या ले लें बच्चों, देखो जरा, यदि हम इसकी जगह ले लें सेकेंडरी एमीन तो क्या होगा, बी पार्ट, जरा समझो। अब हमने क्या ले लिया, सेकेंडरी एमीन, गौर समझिएगा, अपने आप आपको बात समझ में आ जाएगी। सेकेंडरी एमीन के पास क्या होते हैं, 2 कार्बन होते हैं और ऐसा होता है। आपने इसकी रिएक्शन कराई किससे, हिंडसबर्ग रेजेंट से। अब बताओ रिएक्शन क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया था एमीन जब भी काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करता है मोस्ट ऑफ केसों में। क्यों, क्योंकि उसके पास नेचर क्या है, न्यूक्लियोफाइल या बेस, और तुम ये बेस तो डाल नहीं रहे हो, तो बैक से अटैक मारा, Cl बाहर, और हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ऐसा ही तो आएगा भाई, इसका Cl बाहर जाएगा तो इसका हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो इसका मतलब इस बार क्या हुआ, इस बार ऐसा हुआ, ये हमारे पास सेकेंडरी एमीन था इस तरह से, ये देखो, इसमें आपने क्या किया, हिंडसबर्ग रेजेंट डाल दिया इस तरह से, तो जब इसमें हिंडसबर्ग रेजेंट डाला तो ये एक तरह का प्रेसिपिटेट आ गया ऐसे, और ये किसका आया है, PHS। अब हमने इसमें क्या किया, बेस डाला, तो जैसे ही हमने बेस डाला तो हमें क्या मिला, ठीक है, क्या मिला, एन डाई एल्काइल सल्फोमाइड बेंजीन does not dissolve in KOH solution। हमें बच्चों ये मिला, मतलब अब ये NaOH KOH डालने पर डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन कैसे हो, ऐसा क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन अब्सेंस है, अब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होगा। किसके केस में, सेकेंडरी के केस में। इसका मतलब तुमसे कहा गया चेक करो कौन सा अमीन है, तुमने हिंडसबर्ग रेजेंट डाला, फिर NaOH डाला, फिर KOH डाला, डिसॉल्व हो गया तो प्राइमरी, नहीं डिसॉल्व हुआ तो सेकेंडरी। अब बात आई टर्सरी की, क्या टर्सरी का हमें कैसे पता चलेगा, सी पार्ट। किसी ने कहा टर्सरी अमीन का कैसे पता चलेगा, तो मैंने कहा यार पता चल जाएगा, कैसे। अब जरा देखो यार, ये टर्सरी अमीन है, टर्सरी अमीन को इसमें डालो, तो टर्सरी अमीन क्या करता है, नो रिएक्शन, मना कर देता है। क्यों मना कर देता है, क्योंकि यदि ये अटैक कर गया
तो ये जो सिचुएशन आती है ये अनस्टेबल आती है। जरा समझिए, एक मिनट, ये अब ये अपने को न्यूट्रलाइज कैसे करें? नाइट्रोजन पे जो प्लस आता है, बल्कनेस इतनी ज्यादा है कि नहीं? इस वजह से क्या है, नो रिएक्शन, क्योंकि ये अनस्टेबलाइज सिचुएशन है, तो ये अटैक ही नहीं करता है। तो सिंपल सी बात हो गई, डिस्टिंक्शन हो गया। पहले मैंने हिंड्सबर्ग रिएजेंट डाला, रिएक्शन हो गई, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में से कोई है, कुछ ना हुआ तो टर्सरी है। अब रिएक्शन हो गई तो प्राइमरी है सेकेंडरी है, कैसे पता चले? KOH डाल दो, KOH डालने पर डिजॉल्व हो गया तो प्राइमरी है, नहीं डिजॉल्व हुआ तो सेकेंडरी है। बात समझ गए? ऐसे किया जाता है। तो हिंड्सबर्ग रिएजेंट किस तरह से काम करता है? इस तरह से काम करता है। क्या किया आपने क्या किया मेरे दोस्त? क्या डाला? प्राइमरी डाला, ठीक है, हिंड्सबर्ग रिएजेंट डाला। यदि रिएक्शन नहीं कर रहा है तो टर्सरी है, कर रहा है तो प्राइमरी और सेकेंडरी है। फिर हम उसमें KOH डालते हैं, यदि KOH में डिजॉल्व नहीं हुआ तो सेकेंडरी, और हो गया तो प्राइमरी। ये देखो, और कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन रहता है, और हाइड्रोजन रहता है, आपने क्या डाल दिया? KOH। KOH क्या है? बेस। एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बना लेता है, तो इसी को कहा जाता है कि वो उसमें डिसॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सॉल्ट बना लिया है उसके साथ, इस तरह से, और ये बात आ जाती है। अब जरा देखो, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, तो ये टेस्ट समझ पाए। अब थर्ड नंबर का टेस्ट देखो, 2 टेस्ट हो गए। थर्ड नंबर का टेस्ट कौन सा है? थर्ड नंबर का टेस्ट है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट को ही हॉफमैन मेथड भी कहते हैं सेपरेशन का। ये किस तरह से काम करता है? तो जरा देखो बच्चों, ये किस तरह से काम करता है, इस बात को जरा समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एमीन होता है, ऐसे एमीन में डालते हैं हम क्या? कार्बन सल्फाइड, ऐसे। तो एमीन में कार्बन सल्फाइड डालने से एक प्रेसिपिटेट बनता है, ये। फिर इसमें हम डालते हैं HgCl2। HgCl2 डालने पर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ऐसे। ये एक सोल्यूशन बनता है, सॉरी, ये प्रेसिपिटेट नहीं है, सोल्यूशन। HgCl2 डालने पर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यदि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो प्राइमरी, नहीं हुआ तो सेकेंडरी, और इसने एमीन से रिएक्शन ही नहीं की तो टर्सरी। कैसे? मैं समझाता हूं, गौर समझना। पार्ट ए, पहले हम प्राइमरी एमीन को डालते हैं कि प्राइमरी एमीन कैसे करता है। तो जरा देखो, यदि हमने प्राइमरी एमीन को, ठीक है, किसमें डाल दिया? इसमें डाल दिया। ये क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ये कार्बन डाई सल्फाइड है। क्या होता है ये? कार्बन डाई सल्फाइड, ऐसे। अब बताओ एमीन इसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा? एसिड बेस नहीं, क्या करेगा भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, अटैक, ये इधर। तो ये ऐसे आ गया। डायरेक्ट कर दूं, किसी बच्चे को कोई टेंशन तो नहीं है? यदि मैं डायरेक्ट कर दूं, डरना नहीं। ये देखो कैसे हुआ भाई, जब अटैक मारोगे तो इस पर निगेटिव आ गया, इस पर प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, तो वो प्रोटॉन ट्रांसफर होके किस पर चला जाएगा? इस पे चला जाएगा। मतलब कुछ ऐसे होगा। देखिए, यदि आप चाहो तो हम स्टेप दिखा सकते हैं, ठीक है? अब जरा समझिएगा, ये हाइड्रोजन हटा दें, ये देखो ऐसे आया, ये देखो अटैक करने पे। अब ये क्या करेगा? अपना प्रोटॉन इसको दे देगा। क्यों? इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो जब ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा तो ये ऐसा आ जाएगा। यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, ये देखो, ये चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, ऐसे। ये क्या होता है? ये होता है एन अल्काइल थायो, एन अल्काइल थायो, ठीक है। एस जब कहीं पर ओ की जगह एस आ जाता है तो थायो लगाते हैं ना, ठीक है, थायो कंपाउंड,
इसकी स्मेल कैसी होती है? इसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल जैसी। ऐसा क्या है कि इसका नाम मस्टर्ड ऑयल है? मेथड है, उसकी स्मेल होती है इसकी। अब हम इसमें क्या डालते हैं? HgCl2। HgCl2 डालने पर देखो क्या बनता है, ये देखो, ये बनता है, HgS बनता है, और मेरे प्यारे बच्चों बनता है 2HCl। HgS का ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। कैसा? ब्लैक। एक मिनट, ब्लैक प्रेसिपिटेट। और ये क्या बना? ये बना एल्काइल साइनेट। ऐसे। अब जरा मेरी बात को गौर से समझिएगा कि हुआ क्या है। प्राइमरी अमीन पर कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो ये एक कंपाउंड बनता है। अब जैसे ही इसमें HgCl2 डालते हो तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। यदि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है तो इसका मतलब वो प्राइमरी अमीन है। यदि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है तो इसका मतलब वो प्राइमरी अमीन है। ये देखो, और करता कैसे? ऐसे। किसी बच्चे को लग रहा होगा ये हुआ क्या है, इस तरह से कैसे बना? तो जरा देखो, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, वो अपने काम की नहीं है, वो बात अलग है। गौर से समझिएगा उस पार्ट की मैकेनिज्म। ये देखो लिखा है, अब जरा देखिएगा ये हुआ कैसे है। ठीक है, जरा देखो, ये ऐसे आए, ये ऐसे गया, ये देखो भाई, जब ये ऐसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? SH निगेटिव। SH निगेटिव इसका प्रोटॉन ले लेगा क्योंकि इस पर प्लस आ जाएगा ना। समझ गए ना कैसे कि मैं बनाऊं, लिख के दिखाऊं कि समझ गए हो? बात समझे भाई? ये क्या हुआ? SH निगेटिव बाहर निकला, और जब SH निगेटिव बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ है, नाइट्रोजन में प्लस आ गया तो उसका हाइड्रोजन तुरंत निकलेगा, और उसको किसको मिलेगा? इसको। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, तो ये आ गया। अब जरा गौर सुनो, HgCl2 मेरे दोस्त इससे रिएक्शन करता है और बनाता है HgS प्लस 2HCl, और ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये ऐसे। तो ये उसकी मैकेनिज्म ये है। तो जरा गौर समझो, यदि हमारे पास प्राइमरी अमीन है और मैंने कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो एक कंपाउंड बना, और उसमें जैसे ही HgCl2 डाला मेरे दोस्त तो ब्लैक कलर का PBT आ गया, तो इसका मतलब प्राइमरी अमीन कंफर्म। अब यदि मान लो सेकेंडरी अमीन होता तो जरा देखना सेकेंडरी अमीन के केस में क्या होता है। ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। गौर से हाइड्रोजन पर फोकस रखो, इसने बैक पे अटैक मारा, ये ऐसे चला गया। डायरेक्ट लिख दूं तो ये ऐसे आ जाएगा, ओ ऐसे, ऐसे आ जाएगा। ये देखो, अब जरा बताओ, अब हम जब इस पे HgCl2 लिखेंगे, डालेंगे, तो ये कहेगा नो रिएक्शन, मतलब ब्लैक प्रेसिपिटेट डज नॉट फॉर्म। ऐसा क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ, जरा गौर समझिए। जब इसके पास दो हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन तो यहां हट गया, अब एक हाइड्रोजन बचा है। एक हाइड्रोजन होने की वजह से ये इस तरह से रिएक्शन करता है कि ये ऐसे आया और ये ऐसे निकला। तो जब ये ऐसे निकला तो ये ऐसे आ गया, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे, ओ, और ये इस तरह से। अब ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और किसको मिल जाएगा? इसको। तो H2S बन गया। क्यों? यहां पर प्रोटॉन था। अब जरा मेरे दोस्त इस पर जरा बताना, इस पर प्रोटॉन है नहीं, तो ये H2S बनाएगा ही नहीं, और जब H2S नहीं बनाएगा
तो HGS कैसे बनेगा, क्योंकि वो तो H2S से रिएक्शन करके बनता था ना। तो बात समझ में आई। एमीन था, कार्बन डाइसल्फाइड डाला, ठीक है, फिर हमने HgCl2 डाला, ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया तो प्राइमरी, नहीं आया तो सेकेंडरी। और क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अब फर्दर रिएक्शन के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए और वो एमीन के पास है नहीं। अब टर्सरी की बात कर लो। टर्सरी एमीन जो होता है वो इससे रिएक्शन ही नहीं करता है। किससे? कार्बन डाइसल्फाइड से। नो रिएक्शन। क्यों? इसके पास पहला ही हाइड्रोजन नहीं है। जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये अपने को न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? ये देखो पहला स्टेप कैसे करेगा, क्योंकि पहले स्टेप में भी एक हाइड्रोजन निकलता है ना, और उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए क्या निकाल दे? आर तो निकलता नहीं है कहीं, कभी हम लोगों ने आर थोड़ी निकाला है, इसलिए वो क्या करता है? नो रिएक्शन। एक तो बल्कि है उसके, और दूसरी बात क्या है? हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो अपने को स्टेबलाइज कैसे करेगा? तो देखो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ये क्या है? मस्टर्ड ऑयल टेस्ट का मतलब क्या है? ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है बीच वाला, ये मस्टर्ड ऑयल जैसी इसकी स्मेल होती है। कैसे? हमें मिला एमीन, हमने डाला कार्बन डाइसल्फाइड, रिएक्शन नहीं हुई, टर्सरी। रिएक्शन हो गई तो सेकेंडरी और प्राइमरी में से कोई एक। फिर हमने डाला HgCl2, यदि ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया तो प्राइमरी, नहीं आया तो सेकेंडरी। बात समझ रहे हो कैसे टेस्ट हुआ? नहीं आया तो सेकेंडरी, और ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया तो प्राइमरी। इस तरह से हम टेस्ट कर लेते हैं। अब जरा देखिए लास्ट एंड फाइनल टेस्ट, फोर्थ नंबर टेस्ट क्या है? इथाइल ऑक्जिलेट। इथाइल ऑक्जिलेट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जरा बता सकता है कोई बच्चा? इथाइल ऑक्जिलेट को ही कहते हैं हॉफमैन, गौर से ध्यान रखिए, कहते क्या है? हॉफमैन रेजेंट कहते हैं। वो हॉफमैन मेथड था, ये रेजेंट है। इथाइल ऑक्जिलेट क्या होता है जरा समझो। यदि इथाइल ऑक्जिलेट में, ये इथाइल ऑक्जिलेट है, ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का H हटा दो, जैसे ये देखो आपने ऑक्जेलिक एसिड बनाया, ठीक है ना, ये देखो, अब इसका H रिप्लेस कर दो, किससे? C2H5 से। तो जैसे ही आप H को रिप्लेस कर दोगे C2H5 से इस तरह से, तो ये हो जाता है इथाइल ऑक्जिलेट। अब इसकी रिएक्शन यदि आप प्राइमरी एमीन से करा दो तो जरा बताना क्या करेगा प्राइमरी एमीन? यहां पर सभी बच्चों को पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्यों? अरे भैया ये एक तरह का एस्टर ही तो दिख रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास दो नेचर है, बेस या न्यूक्लियोफाइल। बेस की तरह बिहेव कर नहीं सकता क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो ये क्या करता है? इसको बाहर कर देगा, और इसको बाहर करके क्या लगा देगा? NHR। इधर भी बाहर कर देगा और क्या लगा देगा? NHR। ये बच्चों क्या होता है? ये सॉलिड होता है। ये कैसा होता है? सॉलिड। तो प्राइमरी एमीन इथाइल ऑक्जिलेट से रिएक्शन करके सॉलिड कंपाउंड बनाता है इस तरह का। अब यही रिएक्शन यदि हम सेकेंडरी एमीन से कराएं, देखिएगा बच्चों, इथाइल ऑक्जिलेट की रिएक्शन यदि सेकेंडरी एमीन से कराई जाए तो क्या होगा? तो सेकेंडरी एमीन क्या होता है? बल्कि होता है। ये देखो सेकेंडरी एमीन भी क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो सिर्फ एक जगह के एल्काइल ग्रुप को निकालता है, दोनों के नहीं निकालता है, किसी एक के, ऐसे। और बनाता क्या है? लिक्विड कंपाउंड। क्या बनाता है? लिक्विड। यदि हमने इथाइल ऑक्जिलेट डाला और सॉलिड बना तो प्राइमरी, और लिक्विड कंपाउंड बना तो सेकेंडरी। अब बात आई टर्सरी, तो टर्सरी क्या है? टर्सरी में होती है बल्कनेस, और हाइड्रोजन होता नहीं है तो वो रिएक्शन ही नहीं करता है। टर्सरी की सबसे खास बात है कि वो आधे से ज्यादा रेजेंट से तो रिएक्शन ही नहीं करता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। ये देखो, तो क्या हुआ? हमको पूछा गया कौन सा अमीन है? इथाइल ऑक्जिलेट डाला, सॉलिड हो गया तो प्राइमरी है, लिक्विड रहा तो सेकेंडरी है, और कोई रिएक्शन ही नहीं हुई तो टर्सरी है।
ये 4 टेस्ट हैं, इसमें से 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? HNO2 वाला और हिंड्सबर्ग रेजेंट वाला। जिस ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है उसी ऑर्डर में लिखा है। हिंड्सबर्ग रेजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर HNO2 वाला, फिर मस्टर्ड ऑयल, और ये सबसे कम होता है, ये सबसे कम होता है। तो देखो एलिफैटिक एमीन के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि एलिफैटिक एमीन किस तरह से रिएक्शन करता है, किस तरह से काम करता है। तो पहले तो दिमाग में ये बैठा लो कि एलिफैटिक एमीन में जो एमीन होता है उसके पास कोई नेचर ही नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है। देखो कितनी सारी रिएक्शन बता डाली, मगर सब में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम कर रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा रिएक्शन हो कैसे रही है। तो तुम्हें ये भी बात समझ में आ गई कि यार ये कितना इजी था, बार बार बैक से अटैक मार रहा था। देखो बैक से अटैक मार के बाहर कर दिया, बैक से अटैक मार के बाहर कर दिया, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। देखो इथाइल ऑक्जिलेट में भी यही हुआ और कार्बन डाइसल्फाइड में भी यही हुआ, बैक से अटैक मार के ये कंपाउंड बनाया, फिर एसिड बेस रिएक्शन, सिंपल सिंपल चल रहा है। ये देखो यही बात हिंड्सबर्ग रेजेंट में की। हिंड्सबर्ग रेजेंट में भी देखो आपने क्या किया, बैक से अटैक मारा। अब जरा देखो यार बच्चों, अब हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की। वो क्या है? बेंजीन। चलो बेंजीन, बेंजीन ना लिख के मैं इसको ये लिख देता हूं। हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? हम लोग पढ़ लेते हैं एनिलीन। एरोमेटिक एमीन भी तो पढ़ना है यार, है ना। अब एनिलीन क्या होता है और वो किस तरह से रिएक्शन करता है, इसको डिस्कस करते हैं, इसकी रिएक्शन डिस्कस करते हैं, और फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। तो जरा देखो सबसे पहले क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बच्चों बताओ कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या बताया जाए। आपको क्या बनाना है? एनिलीन बनाना है। तो एनिलीन बनाने का जो सबसे ज्यादा मेथड आता है या पूछा जाता है वो होता है नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन का एसिडिक मीडियम में SN/HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो, तो वो रिडक्शन कराने पर क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट रिडक्शन मेथड है, ध्यान रखिएगा। ऐसे नाइट्रोबेंजीन का एसिडिक मीडियम में SN/HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दिया जाए तो नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में चेंज हो जाता है, इस तरह से। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जरा एनिलीन के बारे में समझो। अब हम जो बात बताने जा रहे हैं देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग पीछे ही पढ़ा चुके हैं, तो जरा केमिकल प्रॉपर्टी में आओ कि एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। दोस्त जब भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो सबसे पहले मॉलिक्यूल का नेचर पढ़ते हैं। तो चलो जरा एनिलीन के बारे में भी कुछ पढ़ लिया जाए और देखा जाए कि एनिलीन के पास ऐसा क्या है। एनिलीन के पास ऐसा क्या है, ये देखो है। अब जरा बताओ एनिलीन के पास क्या है। सबसे पहले तो रिंग है, और रिंग है तो कौन सी रिएक्शन होगी, EAS। EAS का मतलब समझ गए ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिंग की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल आता है और रिंग पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरा क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, तो यार ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, एक ये क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, और साथ साथ में क्या हो सकता है, बेस भी हो सकता है। मगर ये दोनों चीज कैसा होगा, वीक होगा, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो चाहे वो बेस हो। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहे हैं ऐसे। इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल भी वीक है, बेस भी वीक है। एनिलीन के पास बस इतना ही सा काम है, या तो वो रिंग रिएक्शन करेगा या न्यूक्लियोफाइल या बेस, उसमें से रिंग रिएक्शन ज्यादा करेगा। क्यों?
क्योंकि बेसिक करेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर दोनों तो तुमने कम कर दिया है उठा के। बेसिक करेक्टर न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर दोनों कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो रिंग अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है। तो पहले तो एलिनीन का मेथड समझ लो कि एलिनीन के पास है क्या। तो आप समझ गए कि एनिलीन के पास क्या है, एनिलीन के पास सिर्फ एक लोन पेयर और रिंग है। रिंग की वजह से हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और लोन पेयर की वजह से ये कहीं पर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। बस इतना सा नेचर एनिलीन के पास है। अब वो चाहे एक रिएक्शन करे चाहे 1000 रिएक्शन करे। अब हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन बताते हैं। तो रिएक्शन से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो देखो यार, एनिलीन जो होता है, गौर से देखिएगा, हाईली एक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप है। बेंजीन रिंग को बहुत एक्टिवेट करता है, हाईली एक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप है, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब आर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ये है। तो यार ये क्या है, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होता है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, ये तो बात समझते हो ना कि यार ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, इसमें कोई टेंशन की बात तो नहीं है। ये देखो एनिलीन है, अब बताओ लोन पेयर कहां जाएंगे, लोन पेयर नीचे, तो ये ऐसे। मैंने आपको बताया है कि बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास यदि लोन पेयर है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और एक्टिवेटिंग होगा। ये देखो, अब अल्टरनेट जाएगा, तो अल्टरनेट जाएगा तो अब कहां आएगा, आर्थो पे आ गया, फिर पैरा पे आ जाएगा, ये ऐसे चले जाएगा। ये देखो, तो यार ये हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। कैसी होती है, बहुत फास्ट। तो अब जरा इसकी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन हम कराते हैं आपकी हैलोजिनेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हैलोजिनेशन रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हम इसके हैलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, जरा समझिएगा। यदि हम एनिलीन की रिएक्शन बच्चों ब्रोमीन वाटर से कराएं, क्या डाला है, ब्रोमीन वाटर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। यदि ब्रोमीन वाटर लिखा जाए, या गौर से देखिए, या फिर ऐसा कुछ लिख दिया जाए, बात एक ही है, बेस के साथ Br2 डाल दिया जाए, या फिर NaOBr लिख दिया जाए, या फिर NaBr या KBr BrO3 लिख दिया जाए, ये सब एक ही बात है। ऐसा कुछ भी लिख दिया जाए, जनरली तो वो ब्रोमीन वाटर ही लिखते हैं। यदि ब्रोमीन वाटर लिख दिया जाए तो यार देखो ये क्या करता है, ब्रोमीन वाटर जब डालते हैं तो सभी के सभी आर्थो पैरा पर Br को लगा देता है, ऐसे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, ऐसे। और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। किसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का, ऐसे। किसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का प्रेसिपिटेट बनता है। क्यों, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों है, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप है, ड्यू टू हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप। इतना ज्यादा एनिलीन एक्टिवेटेड होता है कि आर्थो और पैरा पे नहीं, जितनी भी आर्थो पैरा पोजीशन है सब पे लगा देता है, और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ब्रोमीन वाटर डालने पर। मगर यदि ये बताओ, हमें यदि बनाना है सिर्फ आर्थो वाला या सिर्फ पैरा वाला, तो कैसे बनाए, वो तो क्या करता है, 2,4,6 बना देता है।
तो यदि कोई कहता है कि नहीं यार हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ आर्थो पर ब्रोमिनेशन मिले या सिर्फ पैरा पर ब्रोमिनेशन मिले, तो क्या करें? तो पहले तो ये बताओ कि ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एनिलीन हाईली रिएक्टिव है। तो एक काम करो ना, इसकी रिएक्टिविटी किसी तरह से कम कर दो, और यदि रिएक्टिविटी कम हो गई तो सिर्फ आर्थो और पैरा पे ही तो लगेगा, सारी लोकेशन थोड़ी भर लेगा, जितनी आर्थो पैरा है सब थोड़ी भर लेगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि सारी लोकेशन भर रहा है? क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो हम उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर दें। कंट्रोल कर दें मतलब कम कर दें, और जैसे ही कम कर दोगे तो सिर्फ आर्थो और पैरा पे जाएगा एक एक लोकेशन पर। तो जरा देखो इस बात को जरा समझिएगा, आगे बढ़ाते हैं, जरा देखना। तो इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, जरा देखिए। इन केस ऑफ only artho and para substituted bromination in case of only artho para substituted bromination क्या करना पड़ेगा? यदि आपको आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन फॉर्म करना है, यदि हमें आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन फॉर्म करना है तो क्या करें बताओ? आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करें? आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी रिएक्टिविटी को कम करना। वो कैसे करते हैं जरा बताते हैं। देखो, रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन controlled by acylation reaction, या फिर इसी को कह दो डिक्रीज बाय एसाइलेशन। मतलब क्या हुआ, जरा इस बात को समझिए। हम क्या करते हैं, एनिलीन का पहले एसाइलेशन करा देते हैं। डरना नहीं, ये सारी रिएक्शन तुम्हें आती हैं। यदि तुम डरोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार कोई पहाड़ है, और नहीं डरोगे तो तुम कहोगे यार ये तो फर्जी बात है, ये तो हमें सब आता ही है पहले से ही। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? एसाइलेशन का मतलब होता है ये इस ग्रुप का जुड़ना। अब ये कैसे जुड़ेगा? देखो, हमने इनकी रिएक्शन एसाइल क्लोराइड या एसाइल एनहाइड्राइड से करा दी। ये क्या है? एसाइल क्लोराइड है, और ये क्या है? एनहाइड्राइड है। ये दोनों एसाइलेशन में काम होते हैं। हमें कहीं पर भी एसाइलेशन करना होता है तो इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। अब जरा देखो, एसाइलेशन करो तो ये क्या होगा? मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि या तो ये रिंग रिएक्शन करेगा या फिर ये काम करेगा बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह। अभी पढ़ाया पीछे, ए कहां गया? ये देखो कॉन्सेप्ट। या तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल और बेस। अब जरा मेरे दोस्त देख के बताओ जरा, यहां पे क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं। जो आर्थो और पैरा पे चिपक जाएगा? नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा? ये करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। क्यों? क्योंकि ये एसिड भी तो नहीं है। तो जैसे ही इसने अटैक मारा ये बाहर चला गया और इस तरह से कंपाउंड जनरेट कर देगा दोनों के केस में। अब मेरी बात को गौर से समझिए कि आपने क्या जनरेट करा दिया ऐसे। अब जरा देखो, ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। और ये क्या है? ठीक है, रिएक्टिविटी लेस देन एनिलीन। इसकी रिएक्टिविटी एनिलीन से कम होती है। किसी ने कहा क्यों कम होती है बताओ? तो जरा तुम देख के देखो कि लोन पेयर अब कहां से कहां तक डीलोकलाइज हो रहा है। इधर भी डीलोकलाइज हो रहा है और इधर भी डीलोकलाइज हो रहा है।
तो अब रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर दोनों डायरेक्शन में डिलोकलाइज हो रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो कुछ क्लाउड इस रेजोनेंस में जाएगा, कुछ इस रेजोनेंस में जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग पे कम आएगा तो एक्टिविटी कम हो गई। भाई रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो बेंजीन को खूब इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक करता है। अब ज्यादा दे ही नहीं पाएगा, अब ज्यादा दे ही नहीं पाएगा। क्यों? ये जो तुमने बनाया है एमाइड, ये देखो, ये एक तरह का एमाइड ग्रुप हो गया ना, ये एमाइड होता है, उसमें तुमने एन क्या लगा दिया है? बेंजीन लगा दिया है। तो ये देखो, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो एनिलीन से कम होती है, एनिलीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एनिलीन का इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन की रिंग को मिलता है, जबकि एमाइड का इलेक्ट्रॉन रिंग को भी मिलेगा, ऑक्सीजन को भी मिलेगा, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। और रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी तो अब क्या है? तीनों के तीनों पोजीशन पर ब्रोमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें कहीं आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन रखना है कि नहीं सिर्फ आर्थो वाला मिले और पैरा वाला मिले, सारी की सारी आर्थो पैरा ना मिले, तो हम सबसे पहले उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा देते हैं। और रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का काम कौन करता है? एसाइलेशन काम करता है। एसाइलेशन जो होता है वो क्या करता है? एनिलीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा देता है, और एनिलीन की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो अपना काम बन जाता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन करेंगे, और इसका ब्रोमिनेशन इस तरह से कर देंगे। गौर समझिए, हमने सबसे पहले एनिलीन पकड़ा और इसका एसाइलेशन करा दिया। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई बार पूछी जा चुकी है। ये देखो, ये एसाइलेशन, अब फिर आपने इसमें ब्रोमीन डाल दिया, तो क्या होगा? आर्थो पे लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। और कहां लगेगा? पैरा पे लगेगा। ऐसे सिर्फ एक एक लोकेशन पे। फिर हम इनकी क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कराने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और क्या आ जाएगा? इधर H उधर OH, इधर H उधर OH, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा? फिर से एनिलीन बन गया। नंबर ऑफ स्टेप में ये काम होगा, सिंगल ब्रोमिनेशन। एनिलीन का सिंगल ब्रोमिनेशन कराना है तो नंबर ऑफ स्टेप में होगा। ये देखो ऐसे, ब्रोमिनेशन